गुड मॉर्निंग गाइस। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी की सीरीज़। ये 6th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की बुक है। ये आप सबके ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो आप इस सीरीज़ में हमारे साथ शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें। हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे विविधता, डाइवर्सिटी। विविधता जैसे कि इसके शब्द के नाम से ही आपको डिफाइन हो जाना चाहिए कि डाइवर्सिटी, अलग अलग, भिन्नता, अलग अलग टाइप्स। अध्याय का नाम है विविधता की समझ। इस पैराग्राफ में हम ये देखेंगे कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। इस चैप्टर में ये बताया गया है कि भारतवर्ष के लोगों में धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्यौहार आदि भिन्न भिन्न होते हैं। ये भिन्नताएं हमारे जीवन को कई तरह से रोचक व समृद्ध बनाती हैं। इन भिन्नताओं के कारण ही भारत में विविधता है। विविधता या अनेकता हमारे जीवन को किस तरह बेहतर बनाती है? भारत इतनी विविधताओं वाला देश कैसा बना? क्या सभी तरह की भिन्नताएं विविधता का ही भाग होती हैं? चलिए कुछ उत्तर पाने के लिए हम इस पार्ट को पढ़ते हैं। इन सब बातों के एक्सप्लेनेशन आपको इसी चैप्टर में मिल जाएगी। हम सब का चित्रकारी करने का अपना एक अलग अलग तरीका होता है। जिस तरह हमारी चित्रकारी में भिन्नता है, उसी तरह हमारे रंग रूप, खान पान आदि में भी भिन्नता होती है। दोस्ती करना। क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे काफी भिन्न है? और उसका रहन सहन भी आपसे काफी भिन्न होगा। इस पैराग्राफ में, इस चित्र में आपको यह बताया गया है कि ये साइकिल सवारी एक अखबार बेचने वाला है और ये आदमी आगे से आता है और ये अखबार बेचने वाला इस आदमी से कहता है, जो कि काफ़ी पढ़ा लिखा लगता है और एक तरह से एक अंग्रेज व्यक्ति लगता है। ये कहता है कि आप भी मेरे से अखबार ले लीजिए। तो ये कहता है कि मुझे एक हिंदी अखबार चाहिए। तो अखबार बेचने वाला एक अचंभा सा लगता है इसको, क्योंकि यह कहता है कि आप हिंदी का अखबार पढ़ेंगे। तो यह व्यक्ति जवाब देता है कि हाँ, मेरे पास एक सब्जेक्ट के तौर पर पहले एक हिंदी हुआ करती थी। सब्जेक्ट, उसने पूछा ये सब्जेक्ट क्या होता है? उसके लिए यह एक बिल्कुल नया शब्द था। ऐसा उस व्यक्ति को ऐसा लगा मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का जो दूसरा अर्थ है प्रजा, वह इस तरीके से उसका प्रयोग कर रहा था। उन दोनों व्यक्तियों में मित्रता हो जाती है। दोनों का रहन सहन अलग, खान पान अलग, उनका पढ़ाई का लेवल अलग। एक पढ़ा लिखा, दूसरा अनपढ़। दोनों का ही नाम समीर था। तो उस व्यक्ति ने उसे समझाया कि समीर का क्या अर्थ होता है। उसने बताया कि समीर का अर्थ है हवा, पवन। अब वह पवन अब वह उसे कहता है कि तुम जानते हो पवन पुत्र कौन है? पवन पुत्र भगवान हनुमान। इस तरह दोनों में अच्छी खासी मित्रता हो जाती है, दोनों अच्छे दोस्त हो जाते हैं। मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था।
पर उसके हाथ की गर्माहट अब तक मुझे महसूस हो रही थी। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी चिर परिचित मुस्कान नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई, उसने कहा। वहाँ दंगों में बहुत लोग मारे गए। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सांप्रदायिक दंगे। लेकिन समीर, मैंने शुरू किया ही था। मैं मुस्लिम समीर हूँ। उसने बताया कि मैं मुसलमान हूँ। उसका धर्म मुसलमान है और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। उसकी आंखें भर आई, क्योंकि वह काफ़ी चिंतित हो गया कि वहाँ पर तो सांप्रदायिक दंगे फैले हुए। सांप्रदायिक दंगों का अर्थ होता है कि किसी भी धर्म को लेकर, किसी भी जाति को लेकर बहुत सारे लोग अफरा तफरी मचा देते हैं, जनता को भारी चोट पहुँचाते हैं, तलवारबाजियाँ भी करते हैं, जिससे लोगों को काफ़ी हानि होती है। तो इस तरह वह काफ़ी चिंतित हो गया। तब उस व्यक्ति ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसने नज़र ऊपर नहीं हटाई। अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था। न उसके अगले दिन वह दिखा और ना ही फिर आगे कभी। अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं मिल सकता था, क्योंकि वह समीर वहाँ पर अखबार बेचने अब आता ही नहीं था। मेरा समीर दो आखिर कहाँ गया। पोयली सेनगुप्ता की कहानी। यह पोयली सेनगुप्ता की कहानी थी, द लाइट्स चेंज्ड पर आधारित। इन दोनों में अंतर एक यह था कि समीर को अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी आती थी, वहीं समीर हिंदी अच्छी बोलता था। दोनों की भाषाएं अलग अलग थी, भाषाओं में विविधता थी। फिर भी विविधता होने के साथ साथ ये दोनों अच्छे दोस्त बने। फिर भी दोनों ने एक दूसरे से बातें की। समीर एक और समीर दो। धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियां भी अलग थी। एक हिंदू था और दूसरा मुसलमान था। दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि उनकी इच्छा थी आपस में दोस्ती करने की। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की विविधता के पहलू हैं। अपनी विशिष्ट धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा समीर एक और समीर दो अन्य मामलों में भी एक दूसरे से अलग हैं। उदाहरण के लिए समीर एक ने स्कूल में पढ़ाई की थी, जबकि समीर दो अखबार बेचता था। एक पढ़ा लिखा था और दूसरा अनपढ़ था। समीर दो को स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं था। आपने संभवतः अपने इलाके में ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो गरीब हैं और पढ़ नहीं पाते, जिनकी भोजन, घर और कपड़े की ज़रूरतें भी कभी पूरी नहीं हो पाती। यह फ़र्क उस फ़र्क से अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा। यह विविधता का रूप नहीं है, बल्कि गैर बराबरी का रूप है। अमीरी और गरीबी का। गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास ना अवसर हैं, ना ही ज़मीन है, ना ही पैसे हैं जैसे संसाधन जो दूसरों के पास होते हैं। इसलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं हो सकते। यह लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी है। जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है। अब हम बात करेंगे जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था हर जाति के अकॉर्डिंग असमानता पाई जाती है। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूहों में बांटा गया है। इस बंटवारे का आधार था जाति। लोग किस किस तरह का काम करते हैं, लोग किस जाति में पैदा हुए हैं, उनके व्यवसाय के आधार पर, उनको जाति के आधार पर व्यवसाय करना पड़ता था। पहले वह अपने काम को नहीं बदल सकते थे। अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हो गए तो आपकी जाति कुम्हार ही होती। आप बस वही व्यक्ति बन सकते थे जिस जाति में आप पैदा हुए हैं।
कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता था, इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना वह सोच भी नहीं सकते थे। इससे गैर बराबरी पैदा हुई। अगले पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे कि विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। आपने शायद उनके घर में अलग अलग तरह का खाना खाया होगा, उनके साथ त्यौहार मनाए होंगे, उनके कपड़े भी पहने होंगे, थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होगी। जो लोग कहानियाँ लिखते हैं वे भिन्न भिन्न स्रोतों, किताबों, वास्तविक जीवन और कल्पना से प्रेरणा लेते हैं। कुछ लोग जंगल में जानवरों के नज़दीक रह रहे, उन्होंने जानवरों की दोस्ती और लड़ाइयों के बारे में कहानियाँ लिखी। कुछ लोग अन्य लोगों के राजा रानियों के वृत्तांत पढ़े। पढ़कर प्यार और समाज के किस्से लिखे। अब हम इससे अगले पैराग्राफ को पढ़ेंगे कि भारत में विविधता। पहले इस नाम को डिफाइन करेंगे। भारत में विविधता। भारत देश विविधताओं का देश है, क्योंकि यहाँ पर सभी का खान पान, रहन, संस्कृति, पहनावा सब कुछ अलग है। भाषा अलग है, उनका रहने का तरीका अलग है। हर राज्य में अलग तरह से लोग रहते हैं, अलग उनकी भाषा होती है, अलग उनकी भाषा का लहजा होता है, खाना पीना अलग होता है, अलग स्टेट का अलग होता है। तो आइए अब इस पैराग्राफ में हम ये सब पढ़ेंगे। भारत विविधताओं का देश है। हम विविध भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन गहराई से सोचे तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीजें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग होते हैं। हम विविधता को कैसे समझे, अभी हम ये पढ़ेंगे। करीब 2-2.25 साल पहले जब रेल, हवाई जहाज, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा हुआ करती थी, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग में यात्रा करते थे। वे पानी के जहाज में घोड़ों व ऊंटों पर बैठ कर जाते थे और फिर पैदल चलकर जाते थे। अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए नई जमीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते थे तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। कुछ चीज़ें वे नई चीज़ जगह की अपना लेते थे, कुछ चीज़ों में वे पुराने ढंग पर ही रहते थे। इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए और पुराने का मिश्रण होता रहता था। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिली जुली संस्कृति उभरी। ठीक इसी प्रकार लोग अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों से भी किस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं, एडजस्टमेंट बैठाते हैं, उससे भी विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताएंगे कि समुंदर के पास रहने में और पहाड़ी इलाके में रहने में काफ़ी फ़र्क होता है। न केवल वहाँ के लोगों के कपड़ों और खान पान का आदतों में फ़र्क होगा, बल्कि जिस तरह का वे काम करेंगे, उनके काम करने के ढंग में भी अंतर आता है। उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए है कि शहरों में लोग विरले ही अपनी सब्जी व अनाज उगाते हैं। वे इन चीज़ों के लिए बाजार पर निर्भर रहते हैं। अब हम भारत के 2 स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, लद्दाख और केरल।
उदाहरण के जरिए यह समझने की कोशिश करें कि किसी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या फर्क पड़ता है। लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। ये एक हिल स्टेशन है, ऊंचे पहाड़ों वाला रेगिस्तानी इलाका। यहाँ पर बहुत कम खेती संभव है। इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल भी नहीं होती। यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ से ढका हुआ रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीने में पिघलने वाली बर्फ पर निर्भर रहते। देख लो इनका रहने का कैसा तरीका है। यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। यह ऊन काफ़ी महंगा होता है, बहुत ही कीमती होता है, क्योंकि इससे पश्मीना शाल बनती है जो कि काफ़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करते हैं और इसे कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। कश्मीर में ही पश्मीना शालें बुनी जाती है। होती तो ये लद्दाख की है, लद्दाख की ऊन की, लेकिन कश्मीरी लोग इस पे कारीगरी करते हैं। यहाँ के लोग दूध से बने हुए पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़, मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गायें, बकरी और याक होती है। रेगिस्तानी होने का यह मतलब नहीं कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक काफ़ी अच्छा रास्ता माना गया, जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुंचते थे जिसे आज तिब्बत कहते हैं। ये काफिले अपने साथ मसाले और कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर चलते थे। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। लद्दाख को छोटा तिब्बत कहते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि ये क्वेश्चन हमारे सीटेट के एग्ज़ाम में आ चुका है, इसलिए ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि लद्दाख को छोटा तिब्बत मानते हैं। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागर माथा, केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग पाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। ये तो पढ़ा हमने लद्दाख के बारे में। अब हम पढ़ेंगे केरल के बारे में। केरल भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ है। एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विभिन्न प्रकार के मसाले बनते हैं। काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि यहाँ पे उगाए जाते हैं और मसालों के कारण यहाँ के मसाले काफ़ी फेमस है। अगर बात आए मसाले कहाँ के ज़्यादा फेमस है भारत में, तो केरल के फेमस हैं। इसलिए इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए काफ़ी बड़ा आकर्षक केंद्र बना है। सबसे पहले अरबी और यहूदी व्यापार करने के लिए यहाँ पर आए। इब्न बतूता कहाँ से आया था? यह आया था मोरक्को से, जो करीब 700 साल पहले यहाँ पर आया। मुसलमान समुदाय की यहाँ पहले काफ़ी बड़ी इज्जत थी। वास्को डी गामा भारत में 1948 ईस्वी में आया, जो कि कोलंबस से आया था। उसने पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं। यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू, बौद्ध धर्म काफ़ी को मानते हैं। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं उन चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं। उन्हें चीनी वाला कहते हैं। तलने के लिए लोग जिस बर्तन का इस्तेमाल करते हैं उसे चीना चट्टी कहते हैं।
इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी, मतलब चीन में हुई होगी। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु के कारण यहाँ पर चावल की खेती की जाती है, इसलिए यहाँ पर चावल से संबंधित पकवान खाए जाते हैं, जैसे कि वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। केरल में मनाए जाने वाले त्योहार ओणम का एक विशेष आकर्षण है नाव प्रतियोगिता। केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि लद्दाख एक हिल स्टेशन है। वहाँ पर पश्मीना ऊन थी, कश्मीरी कारीगरी थी, उनका पहनावा अलग था, फसलें अलग थी, रहन सहन अलग था। केरल का अलग था। केरल में ओणम त्यौहार मनाया जाता जो काफ़ी फेमस है। वहाँ के मसाले फेमस हैं, चावल की खेती फेमस है, मछली, सब्जी, चावल ये सब फेमस हैं। और अलग अलग तरह के यहाँ पर धर्म को मानते अलग अलग तरह के लोग। दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव हैं। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। जहां केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई, लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और ऊन ने व्यापारियों को अपनी तरफ ध्यान आकर्षण किया। किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से काफ़ी गहरा रिश्ता होता है। विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते ही कल की बात नहीं है, वर्तमान में भी देखने को मिलता है। अपने रोजमर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाजों परंपराओं से घुल मिल जाते हैं। विविधता में एकता। भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया, इसलिए अंग्रेजों ने भी वहाँ हमारे भारत को लूटने की काफ़ी कोशिश की, क्योंकि उन्होंने माना कि भारत एक सोने की चिड़िया है जो कि प्राचीन समय में हुआ करता था। और इसका उन्होंने विविधता में एकता का हमारा फ़ायदा उठाया। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और धर्म की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे, मगर फिर भी लोगों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने भी भिन्न क्यों ना हो, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वे सब एक साथ थे। ये एक छोटी सी पोएम है जो भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा से आई है। इसे हम पढ़ेंगे। दिन खून के हमारे प्यारे ना भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना। सयाद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, वीरान इस चमन में कोई गुल खिला के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे ना भूल जाना, गोली खा के सोए जलिया वाले बाग में हम, सूनी पड़ी कब्र पर दिया जला के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे ना भूल जाना। हिंदुओं मुस्लिमों की होती है आज होली, बहते हैं एक खून में दामन भिगो के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे ना भूल जाना। कुछ जेल में पड़े हैं, कुछ कब्र में पड़े हैं गड़े हैं, दो बूंद आंसू उन पर प्यारे बहा के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे ना भूल जाना। यह गीत अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड। पहली बात आती है कि यह कब हुआ। यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थी। निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवाई जो बाग में इकट्ठे होकर सभा करवा रहे थे। महिला इस हत्याकांड में बहुत भारी मात्रा में लोग मारे गए। महिला, पुरुष, छोटे बच्चे, हिंदू, मुसलमान, सिख, बहुत सारे लोग मारे गए। यह गीत उन्हीं शहीदों की याद में गाया गया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चीन विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानती हैं?
जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में, भारत की खोज बुक किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास, प्रथाएं शामिल होती हैं। इस विविधता को पहचानना, प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान भी भारतीय एकता की ही एक अभिव्यक्ति है। राष्ट्रीय गान किस तरह से एकता का वर्णन करता है? राष्ट्रीय गान को 1911 ईस्वी में अपनाया गया, कलकत्ता के अधिवेशन में। यहीं पर हमारा चैप्टर समाप्त होता है। आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा, और हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।